नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ 2 के इस नए वीडियो में। इसमें हम वीक 3 के रेस्ट थ्योरी पार्ट 3.3, 3.4 एंड 3.5 तीनों लेक्चर्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो हम इन तीनों लेक्चर्स की समरी को कवर करेंगे। और इसके बाद हम जो इसकी एक्टिविटी सॉल्यूशन की वीडियो है वो अलग वीडियो लाएंगे। तो अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंप्लीट नॉलेज चाहिए इस पॉइंट पे, तो आप एक्टिविटी वाले वीडियोस को भी ज़रूर देखना। उसमें उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको समझ में आएगा, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस थ्योरी पार्ट में भी मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक जो है डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस वाला वेक्टर का, ये आपके लिए बिल्कुल ही ईजी कर दूँ, आसान कर दूँ, डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, तो बिना कोई देर के चले शुरू करते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, ये लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। इसके पहले की बुक में क्या लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन करूं और चलूं, मैं आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से कुछ चीज़ें बता देता हूं। तो ये लीनियर डिपेंडेंस क्या होता है? अगर आप डिपेंडेंस समझ जाएंगे तो उसी का उल्टा इंडिपेंडेंस होता है। तो लीनियर डिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ? लीनियर का मतलब सीधा लाइन, एंड डिपेंडेंस का मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। तो लीनियर डिपेंडेंस का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को हम लीनियर कैलकुलेशन से दूसरी चीज अगर हम निकाल ले रहे हैं, दैट इज लीनियर डिपेंडेंस। तो अगर हम वेक्टर की बात करें, वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में दो ही ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं लीनियर जो होते हैं। वो होता है एक एडिशन, और दूसरा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये दो तरह के लीनियर ऑपरेशन है जो वेक्टर या किसी चीज पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को निकालने का तरीका यही होता है कि यदि हम दो वेक्टर्स को ऐड कर दें या फिर उसका स्केलर मल्टीपल करके ऐड कर दें आपस में, जिससे हमें तीसरा वेक्टर मिल जाए। तो अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर का एडिशन हमने पढ़ा था कैसा होता है। वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का जो एडिशन होता है, एक वेक्टर अगर ऐसे है, मान लेते हैं u, और एक वेक्टर ये v है, तो हम क्या करते थे, इसके पैरेलल हम इसके हेड से इसके टेल को मिलाते हुए खींचते थे एडिशन के लिए v को। ये v होता था, और ये जो वेक्टर है इसके टेल को इसके हेड से मिलाने पे ये हमारा आता था u प्लस वी, u प्लस वी। तो u प्लस वी वैक्टर हमें दूसरा मिल गया। ओके, तो ये होता है वेक्टर का एडिशन। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, हम ये से ये u वेक्टर में अगर दो का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डबल हो जाएगा, या -2 कर दें तो ये इस साइड आ जाएगा माइनस डबल में। ओके, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस तरह के वेक्टर को स्केलर मल्टीप्लाई करके एडिशन करके, अगर हम दो वेक्टर को, सपोज दैट u एंड v है, और ये इनका जो एडिशन वाला है इसको हम नाम दे देते हैं x। तो अगर हमारे u प्लस v वेक्टर से हमें x वेक्टर मिल रहा है, तो हम ये कहेंगे कि u v और x जो है वो हमारे लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर है आपस में। u प्लस v इज इक्वल टू अगर x हो रहा है, तो हम कहेंगे कि u v और x जो है वो लीनियर डिपेंडेंट है। u v एंड x आर लीनियर डिपेंडेंट, तीनों मिलके लीनियर डिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि अकेले अकेले। हम्म, ओके, क्लियर। इस पॉइंट को और तरीके से मैं अगर समझा दूं, तो अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपके पास सपोज दैट 5 रुपीज का कॉइन है, और मेरे पास 2 रुपीज का कॉइन है, और हमें एक कॉइन नहीं, मतलब आपके पास 5 रुपीज के मल्टीपल कॉइन्स हैं, मेरे पास 2 रुपीज के मल्टीपल कॉइन्स हैं, और हमें दोनों को मिला के अगर हमें 21 रुपीज बनाना है, तो क्या ये बन पाएगा? अगर बन पाएगा तो हम कहेंगे कि 5, 2 एंड 21 जो है वो लीनियर डिपेंडेंट। तो जैसे इसमें कैसे बनेगा, अगर हम 5 के 4 कॉइन्स मिला देते हैं, और 2 के, ना 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 तब तो नहीं बन पाएगा ऐसे। अगर हमें 21 बनाना है तो हमें 5 के 3 कॉइन्स मिलाएं, ओके, एंड 2 के भी अगर हम 3 कॉइन्स मिला दें तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 6, और ये बन जाएगा 21। इसी तरीके से अगर हमें 9 बनाना है तो भी हम कर सकते हैं, और 10 बनाना तो कोई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो नंबर्स हमें मिलेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये
लीनियर डिपेंडेंट है। तो अब मेरे ख्याल से इस एग्जांपल के द्वारा आपको ये समझ में आ गया हो कि लीनियर डिपेंडेंसी क्या होती है। और एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 है और 2 है, इससे तो सारे नंबर्स बन जाएंगे आई गेस। आपके पास अगर 10 रुपीज़ का नोट है, 10 रुपीज़ का कॉइन है, समझ लो कॉइन है, एंड मेरे पास 20 रुपीज़ का कॉइन, और हमें चाहिए कोई भी बीच का नंबर ले लो, 15 रुपीज़ चाहिए। तो क्या बन पाएगा? 10 20 से 15 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। चाहे कोई भी मल्टीप्लिकेशन या स्केलर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन अप्लाई कर लो, तो 10 एंड 20 से 15 नहीं बन पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 20 एंड 15 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये कह सकते हैं। तो आप समझ गए लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है। एक आइडिया आपको दिमाग में आ गया होगा कि अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है उनका तो हम डिपेंडेंट कहेंगे या इंडिपेंडेंट कहेंगे। यहीं पर एक चीज और आ जाती है दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे कह रहे थे 5 2 एंड 21 जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट। 5 2 एंड 21 मैंने कहा था, ये जो क्वाइंस हैं, क्वाइंस के बारे में मैं कह रहा हूँ, ये लीनियरली डिपेंडेंट थे। यानी कि 5 2 के सम मल्टीपल से हमें 21 मिल रहा था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 5 ए इसका कोई मल्टीपल ले लेते हैं, प्लस बी का भी कोई मल्टीपल ले लेते हैं 2 का, बी, एंड -21 को हम इधर कर देते हैं। तो माइनस के यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्लस हम सी कुछ ले लेते हैं मल्टीपल 21 का, ये मिलके 0 हो जाएंगे। पॉसिबल है ऐसा कहना? क्योंकि इन दोनों का जो एडिशन 21 बन रहा था, तो हम 21 को इधर ला दें, तो सम फॉर सम कांस्टेंट ए बी सी दिस विल बेक 0। तो अगर ऐसा होता है तो हम इसको कह सकते हैं लीनियर डिपेंडेंट। इसको इसी चीज को दूसरे लैंग्वेज में, दूसरी भाषा में, दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन वे में हमने ऐसे कहा। तो ये वेक्टर पे भी लागू होगा कि दो वेक्टर मिलकर अगर तीसरा वेक्टर बना रहे हैं, तो हम तीसरे वेक्टर को इधर ला करके हम तीनों वेक्टर के कॉम्बिनेशन को अगर लीनियर डिपेंडेंट कर रहे हैं, तो तीनों वेक्टर मिलकर के 0 हो जाएंगे, उनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। आई गेस आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब बुकिश लैंग्वेज पे चलते हैं, क्या कह रही हैं चीजें समझते हैं। यहाँ पर एडिशन को समझाया गया है। ओके, कह रहा जीरो वेक्टर इज रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 वेक्टर्स विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। अच्छा, देखिए नॉन जीरो कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि अगर हमें जीरो लाना है, सपोज दैट हमें पास कोई जो क्वाइन को ही एग्जांपल में लेता हूँ, चलो 5 का क्वाइन है, 2 का क्वाइन है, और हमें 0 रुपीज चाहिए, तो ना हम 5 का भी जीरो कोफिशिएंट ले लेते हैं, 2 का भी जीरो कोफिशिएंट लेते हैं। जैसे हमारा वो था 10 15 वाला था एग्जाम्पल, उसमें नहीं बन रहा था, तो वो वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारा जो था एक था 10 और 20 का नोट क्वाइंस था, और हमें 15 रुपीज़ बनाना था, तो हमें नहीं बन रहा था। लेकिन अगर हम कहें 0 रुपीज़ बनाना है, तो 10 का भी 0 ले लो और 20 का भी 0 ले लो, तब ये 0 बन गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट हो गए? क्योंकि 0 होने से तो बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। नॉन जीरो कोफिशिएंट शुड बी नॉन जीरो कोफिशिएंट। अगर नॉन जीरो कोफिशिएंट से हम इसको डिजायर्ड रिजल्ट ला रहे हैं, 0 ला रहे हैं, देन वो होंगे डिपेंडेंट, नहीं तो फिर वो इंडिपेंडेंट होंगे। जीरो वेक्टर इज रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। नॉन जीरो कोफिशिएंट का मतलब यही हुआ कि अगर हमें जीरो बनाना है तो उनके नॉन जीरो, एटलीस्ट उसमें एक नॉन जीरो होना चाहिए। अगर सब जीरो हैं और फिर जीरो बन रहा है, तो फिर उसको हम नहीं कहेंगे डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट कैटेगरी में आएगा। अगर उसमें से एक नॉन जीरो एटलीस्ट है कोफिशिएंट, तो हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट है। ओके, जैसे यहाँ पे वेक्टर लिया गया है 0 2 1, ये 2 2 0, और इसका जो कोफिशिएंट लिया गया है 2, और इसके जो है 3/2 का कोफिशिएंट लिया गया है, और इस तरह से एडिशन करके 372 आ रहा है। तो हम इन तीनों वेक्टर को अगर मिला के हैं तो डिपेंडेंट हो जाएंगे। हम्म हम्म, ओके, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस वन वुमन कैन नॉट बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो अगर किसी भी वेक्टर को हम दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम कह देंगे कि वो डिपेंडेंट नहीं है। हम्म तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे हम 3 वेक्टर हमारे हैं, तो उनका कोफिशिएंट अल्फा, बीटा और गामा है, और इसका हमें 0 0 0 वेक्टर बनाना है। तो इसमें तभी पॉसिबल है जब ये जो कोफिशिएंट है अल्फा, बीटा, गामा तीनों 0 हो।
तो ही ये पॉसिबल हो, तो ये कहेंगे फिर ये इंडिपेंडेंट है। जीरो इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स इफ एंड ओनली कोफिशिएंट आर जीरो। तो इस ऐसे केस में ये इंडिपेंडेंट वेक्टर कहे जाएंगे। डिपेंडेंट वेक्टर तब होंगे जब इनके कोई एक नॉन जीरो कोफिशिएंट हो और वो मिलकर के जीरो बना दे, तब हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट है। अगर हम इसे सारे में जीरो का मल्टीप्लाई करके जीरो ला रहे हैं, तब ये चीज इस बात को नहीं कर रही, प्रूफ कर रही है कि ये जो है डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट तब कहे जाएंगे जब इनका कोई कोफिशिएंट नॉन जीरो हो और फिर मिलके जीरो बनाए, तब हम कहेंगे कि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट। समझ आई बात? ओके। हम्म ओके ओके ओके। तो यहाँ पे दोस्तों एक मिनट, यहाँ पे मैं और एक चीज बता सकता हूँ आपको कि हम्म, हम्म, चलिए जैसे जैसे आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कंसीडर द सेट वी शैल नाउ शो दिस सेट इज लीनियर डिपेंडेंस सो दैट ये है वी हैव होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है दोस्तों ए एक्स इज इक्वल टू जीरो करके। ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये होमोजीनियस सिस्टम बना था जहाँ पर ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स था और एक्स हमारा वेरिएबल था और बी की सारी वैल्यू जीरो थी। तो ऐसे केस में हमने जो स्टडी किया था, ए का जो होता है जो सोल्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है यूनिक सोल्यूशन और दूसरा होता है मेनी सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन का होता है कि ट्रिवियल सोल्यूशन ऑल जीरो। अगर ऑल जीरो आ रहा है, x1 x2 x3 जो भी वेरिएबल्स हैं सब जीरो आ रहा है, तो वो होता है यूनिक सोल्यूशन। और मेनी सोल्यूशन फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है। तो यही दो ऑप्शन होते हैं। एक जो तीसरा ऑप्शन होता था नो सोल्यूशन, तो वो नहीं होता है, नो सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि हमें रिजल्ट जीरो लाना है तो हम जीरो से सारे में मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो आ ही जाएगा, तो सोल्यूशन नो होने का सवाल नहीं होता। तो दो ही सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन ये होगा कि सारा हमें जीरो मिलेगा, और मेनी सोल्यूशन होगा कि फिर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में होता क्या था, जब आप ए मैट्रिक्स बनाते थे तो मैट्रिक्स में अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स एज्यूम कर रहे हो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स कि ये कुछ ऐसा आ जाता था या जिसमें कि डिटर्मिनेंट इसका जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो ऐसे केस में होता था यूनिक सोल्यूशन होता था। और यही बनता था कि जो हमारे जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 एंड x3 वो सब जीरो होंगे तभी पॉसिबल है जीरो 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 आना। तो ऐसे केस में यूनिक सोल्यूशन बनता था और ट्रिवियल सोल्यूशन दैट इज ऑल शुड बी जीरो। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि ये जो हमारे वेक्टर्स हैं वो मैट्रिक्स में जो वेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो जीरो नहीं बना पा रहे हैं। जीरो तभी बनेगा जब x1 x2 x3 जीरो होगा, तो ये इंडिपेंडेंट होंगे। ओके, बट अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमारा जीरो आ जाता है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का ही जीरो आ जाता है, मतलब जो वेक्टर्स हैं इनसे जो मैट्रिक्स बन रही है वो आपस में मिलकर जीरो हो जा रही है। इट मीन्स हम x1 x2 x3 की मेनी सोल्यूशन होते थे और ऐसे में हम x1 x2 x3 के कोई भी वैल्यू ले लें, हमें जब मैट्रिक्स ही जीरो बन जा रही है तो हमारा वैल्यू जीरो ही आएगा। तो इस तरीके से मेनी सोल्यूशन होते थे। फिर हम कहते थे कि मैट्रिक्स में जो तीनों वेक्टर्स हैं वो डिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है क्योंकि वो सब मिलकर के जीरो बना जाए। ओके ओके, तो ये चीजें यहाँ पे नोट करिएगा कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स डिपेंडेंट डिपेंडेंट, और डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स इंडिपेंडेंट। ओके, अच्छा, एक डाउट आपको ये भी आएगा जो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, चलिए मैं अभी बताऊंगा आगे। The above example brings clarity to the fact that every superset of a linear dependent set is linear dependent। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं आपको, चलिए एक ब्लैंक पेज ऐड करते हैं। कि दो वेक्टर है v1 एंड v2। अगर हमारे पास दो वेक्टर का सेट है और हम ये पूछ रहे हैं कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो भैया एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर, दो ही वेक्टर हमारे पास है, तो एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर लाने का हमारे पास सिर्फ एक तरीका है। वेक्टर पर हमारे दो एप्लीकेशन लागू होते हैं, एक होता है एडिशन, दूसरा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हमें एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर लाना है, तो हम एडिशन क्या करें, हमारे पास तो एक ही वेक्टर है तो इसमें कुछ जोड़ तो हम सकते नहीं दूसरा लाने के लिए, तो हम एक ही अप्लाई कर सकते हैं इस पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो एक ही अप्लाई कर सकते हैं, तो यानी कि दो वेक्टर का अगर सिर्फ सेट है,
तो ये डिपेंडेंट तब कहे जाएंगे जब एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे, यानी कि सम सी शुड बी देयर फॉर V1 से V2 बनाने के लिए सम सी शुड बी देयर, जिससे हम स्केलर मल्टीप्लाई करके हम एक से दूसरा बना सकें, तब हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट है। अगर स्केलर मल्टीपल नहीं है तब हम कहेंगे ये इंडिपेंडेंट। ओके ओके। तो अगर दो हैं तो डिपेंडेंट तब होंगे जब स्केलर मल्टीपल हो, और दो स्केलर मल्टीपल नहीं है तो फिर ये इंडिपेंडेंट होंगे। अगर V1 इज नॉट इक्वल टू फॉर सम C इंटू V2 देन ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट। फिर ये इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है। अगर स्केलर मल्टीप्लाई करने से एक दूसरे से मिल रहे हैं, मतलब ये अगर हमारा V1 वेक्टर है और इसको हम बड़ा या छोटा करके V2 निकाल पा रहे हैं, देन हम कहेंगे ये तो दोनों डिपेंडेंट हैं। अदरवाइज ये इसके रास्ते में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इसका रास्ता अलग। ओके। अब आइए तीन वेक्टर के बारे में बात करते हैं कि अगर तीन वेक्टर हैं तो क्या हो। V1, V2 और V3 तीन वेक्टर हमारे पास हैं। तो अगर ये तीनों डिपेंडेंट हैं, अगर ये तीनों डिपेंडेंट हैं तो कैसे होंगे? तो ऐसे होंगे कि हमने या तो V1 एंड V2 को ऐड करके V3 ला रहे हैं हम, या इसका स्केलर मल्टीपल मतलब इसको बड़ा छोटा करके ऐड कर रहे हैं तो V3 आ रहा है, या ऐसे ऐड कर रहे हैं तो V3 आ रहा है। कहने का मतलब कि हम V1 और V2 के सिंगल मल्टीपल या डबल मल्टीपल या ट्रिपल जो भी उसके बड़ा छोटा करके हम ऐड कर रहे हैं तो हमें V3 मिल रहा है। तो ऐसे केस में आप ये देखिए कि V1, V2, V3 जो भी ये बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ एक ही प्लेन में होगा। आप प्लेन इमेजिन करिए ग्राफ में, जैसे मैंने वेक्टर स्पेस को बताते समय आपको प्लेन बताया था कि अब जो भी एंगल पे होगा एक वेक्टर तो उसके करस्पॉन्डिंग एक प्लेन को एज्यूम करिए, वही उसका वेक्टर स्पेस होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि V1, V2, V3 अगर तीन वेक्टर हैं, वो अगर डिपेंडेंट हैं तो एक प्लेन में होंगे। मैं यहाँ पे प्लेन बोला हूं, मैं वेक्टर स्पेस नहीं बोल रहा हूं, दोनों में अंतर है, फिर से समझिएगा। वेक्टर स्पेस और प्लेन में अंतर है। क्या अंतर है? बहुत ही बारीक सा अंतर मैं आपको बताता हूँ। ये एक प्लेन में होंगे, इतना तो समझ गए आप। वेक्टर स्पेस भी प्लेन होता है, ये भी एक प्लेन होते हैं, तो ये एक प्लेन में होंगे अगर तीनों वेक्टर डिपेंडेंट हैं तो। अगर डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि V3 वाला वेक्टर हमारा जो है इस प्लेन में नहीं है। V1 और V2 को हम खूब मल्टीप्लाई ऐड कर लें बट V3 हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब V3 हमारा इसके प्लेन से बाहर है, इसका एंगल समथिंग डिफरेंट है जिसको हम नहीं पकड़ पा रहे हैं V3 को। V1 और V2 को हम घुमा फिरा के कुछ भी ऐड जोड़ घटाना कर रहे हैं, बट इसका प्लेन जो है वो V1 V2 का ये है और V3 उससे बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो V3 उस प्लेन में नहीं आ रहा है, तो ये बात हुई। तो कोई भी मतलब दो या तीन या उससे ज्यादा वेक्टर्स डिपेंडेंट जब होते हैं तो आप ये समझ लो कि वो एक ही प्लेन में हैं। क्लियर? और उस प्लेन के बाहर है तो वो डिपेंडेंट नहीं होगा, फिर वो हमसे पकड़ में नहीं आएगा V1 V2 से। अगर V3 का एंगल थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, वो अलग प्लेन में हुआ तो अब आती है वेक्टर स्पेस को थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। वेक्टर स्पेस क्या होता है? वेक्टर स्पेस और प्लेन में अंतर ये होता है कि वेक्टर स्पेस में जीरो वेक्टर होता है जो ओरिजिन होता है 0,0,0। अगर R3 की बात करें तो, R2 की बात करें तो 0,0, और R4 की बात करें यहाँ पर 4 तक भी जा सकते हैं आप, 0,0,0,0। मतलब सारे जीरो कहते हैं। वो ओरिजिन जो होता है वो जीरो वेक्टर अगर उसमें है प्लेन में, तब तो हम उसको बोलेंगे वेक्टर स्पेस। अदरवाइज वो अगर कोई इधर का प्लेन की बात कर रहे हैं जिसमें जीरो नहीं हो रहा है, जीरो आपका ओरिजिन यहाँ पर और प्लेन इधर बन रहा है, तो वो प्लेन कहा जाएगा। वेक्टर स्पेस तब कहा जाएगा जब उसमें जीरो वेक्टर भी आ जाए। क्लियर? तो वेक्टर स्पेस तब कहेंगे जब उसमें जीरो वेक्टर इंक्लूड हो जाए। तो अब एक मजेदार बात ये आ गई कि अगर जीरो वेक्टर आ जाता है तब तो वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा, और जीरो वेक्टर के आने से ही बड़ा ये चमत्कारी खेल हो जाता है। कोई भी वेक्टर जो है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, मैंने कहा कि डिपेंडेंट तब होंगे, मान लें हम चार वेक्टर मान रहे हैं, V1, V2, V3 एंड V4। चार वेक्टर डिपेंडेंट तब होंगे जब इनका हम कोई भी स्केलर आप अज्यूम कर लेना, स्केलर और एडिशन दो ही करते हैं हम, कोई भी स्केलर करके हम मल्टीपल करके इसको ऐड करें तो ये हमें जीरो मिले विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, विद एटलीस्ट, सारे नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो कोफिशिएंट। अगर हम इसको जीरो कर दे रहे हैं इसका मतलब ये डिपेंडेंट है, और हमारा एक वेक्टर जीरो आ गया, समझ लो हमारा V4 जो है जीरो वेक्टर है।
तो हम क्या करेंगे, v1 का कोफिशिएंट 0 कर दो, v2 का कोफिशिएंट 0 कर दो, v3 का कोफिशिएंट 0 कर दो, और जो हमारा v4 ऑलरेडी 0 वेक्टर ही है, उसका कोफिशिएंट कुछ भी रख दो, 5 रख दो, तो ये तभी जैसे 0 आ जाएगा, और ये ऑलरेडी 0 हो गए, तो हमारा 0 आ जा रहा है। इट मीन्स कि हमारा अगर 0 वेक्टर आ गया तो वो एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा, और वेक्टर स्पेस में सारे वेक्टर जो होंगे वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो 0 वेक्टर के आने से जो है हम इसको डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम सारे को 0 कर दिए और इसका स्केलर कर दिए, तो हमें मिल गया नॉन जीरो कोफिशिएंट मिल गया, और नॉन जीरो कोफिशिएंट होते ही हम बोल सकते हैं कि ये हमारे डिपेंडेंट वेक्टर हो गए। तो ये बात समझ गए। तो वेक्टर स्पेस बन जाने से, 0 0 आने से फिर वो सब सेम वेक्टर स्पेस में आ जाते हैं, और फिर उसको हम डिपेंडेंट वेक्टर कह सकते हैं। गॉट इट। तो कहने का मतलब कि अगर 0 वेक्टर आ गया आपका तो वो हो गया डिपेंडेंट सेट, और 0 वेक्टर नहीं है फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, और एक पॉइंट आपको बता दूं कि जितने भी रैंक का वो डायमेंशन का वो है आपका स्पेस, सपोज दैट R2 है, तो R2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट वेक्टर जो होंगे वो होंगे 2, 2 से ना ज्यादा बढ़ते ही वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। R3 में मैक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे 3, 3 से ज्यादा अगर वेक्टर आ गए, 4 वेक्टर आ गया तो डिपेंडेंट हो जाएगा। R4 में मैक्स, मैक्स लिखा हूं, मैक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे 4, 4 से ज्यादा आता ही वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट और आगे जाके क्लियर होगा, नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ोगे पीक 4 वगैरह में तो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि अगर वो सेट दिया है, अगर R2 का है, R3 का, R4 का, लेकिन उसके डायमेंशन से ज्यादा उसमें वेक्टर आ गए तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। उसमें इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर अलाउड है, जितने साइज का वो वेक्टर है मैक्सिमम, इससे कम भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंसी जो है इसमें 4 वेक्टर की होगी, 5वां वेक्टर आता है डिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। ओके, अब आते हैं क्या कह रहा है, देखिए, एवरी सुपर सेट ऑफ ए लीनियर डिपेंडेंट सेट इज लीनियर डिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर डिपेंडेंट सेट है, डिपेंडेंट सेट है, ऑलरेडी डिपेंडेंट है, वो 3 v1 एंड v1 एंड v2 एंड v3 डिपेंडेंट है, और इसमें हम v4 भी मिला दिए तो भी वो डिपेंडेंट ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिपेंडेंट था, और मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट में और मिला दो तो डिपेंडेंट ही होगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। उसमें अगर बढ़ाते जाओ, वेक्टर जोड़ते जाओ तो वो डिपेंडेंट ही रहेगा, अगर एक डिपेंडेंट सेट है तो। दस एनी सेट कंटेनिंग द जीरो वेक्टर इज लीनियर। ये जो मैंने आपको बताया था, अगर जीरो वेक्टर आ जाता है तो वो डिपेंडेंट होगा। कैसे होगा मैंने आपको बता दिया था कि आप जीरो का स्केलर रख सकते हैं नॉन जीरो, और बाकी को जीरो करके उसको जीरो शो कर देंगे, तो एनी सेट जो इसमें अगर जीरो वेक्टर है तो वो डिपेंडेंट होगा। क्लियर। अब इंडिपेंडेंसी की जो बात आती है, इसका उल्टा हो जाता है इंडिपेंडेंसी का मतलब। ये सब एग्जांपल्स हैं। डेफिनेशन क्या कर रहा है, द सेट ऑफ वेक्टर्स इज सेड टू बी लीनियर इंडिपेंडेंस इफ they are not linearly dependent. In other words, if there exists alpha 1 alpha 2 alpha n such that उनका जो कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0, देन ai इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। कहने का मतलब कि उनका जीरो वेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है तभी पॉसिबल है जब उनके सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाए, तभी वो जीरो हो, देन इट शुड बी, इट विल कॉल इंडिपेंडेंट सेट। कहने का मतलब वो अल्फा 1 वेक्टर 1 अल्फा 2 वेक्टर 2 अल्फा एन वेक्टर एन, ये इंडिपेंडेंट होंगे जब एक ही कंडीशन में इनका जीरो हो बने, जब सारे अल्फा जो है वो जीरो हो जाए। सारे अल्फा जब जीरो होंगे तभी जीरो हो पा रहा है, ये कहे जाएंगे इंडिपेंडेंट। अगर बिना जीरो हुए सम नॉन जीरो भी मिलकर के अगर जीरो बना दे रहे तब वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्लियर। ओके ओके, क्वेश्चंस हैं। अदर वेज टू चेक लीनियर इंडिपेंडेंस, अदर वे क्या है? Let us recall what we do check whether a set is linearly independent or not. We solve the equation alpha 1 beta vector 1 alpha 2 beta is equal to arbitrary real number. Expanding the system, we get a homogeneous system of equation. Thus, checking linear independence reduces the solving a system of linear equation where the coefficient of the vectors are the unknowns. वही मैट्रिक्स बना के आप उसको गॉसियन एलिमिनेशन लगाओ, वो सब चीजें हैं।
एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स में अभी जो आप देख रहे हो कि इस पर मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल दूं कि यहाँ पर देखिए वेक्टर है 1 1 1 2 3 4, और यहाँ पर हो रहा है ए बी सी मतलब 3C, मतलब इसका जो है वो ले रहे हैं हम, इसको ले रहे हैं a इंटू 1, 1, इसका हम कोफिशिएंट लिख रहे हैं, प्लस b इंटू 1, 2 प्लस c इंटू 3, 4। तो ये बन जा रहा है a प्लस बी प्लस 3C इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस 2b प्लस 4C इज इक्वल टू 0। तो आपके मन में एक डाउट आ सकता है, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं, पर मैं समझा दूं ताकि आपके मन के ये डाउट भी दूर हो जाए कि देखिए ये क्या है। अभी तक आपने जो इक्वेशंस पढ़े थे वो एक्स वाई या एक्स वाई जेड के फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ पर ए बी सी फॉर्म में आ गया है और ये 1 2 3 4 ऐसे हम लिख रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप कोरिलेट ना कर पाओ, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप कोरिलेट कर पाओ। यहाँ पे जो 1 1 है, ये जो 1 है वो एक्स का टर्म है, ये वाई का टर्म है, ये एक्स का टर्म है, ये वाई का टर्म है, ये एक्स का टर्म है, ये वाई का टर्म है। तो अब जो हम इक्वेशन बना रहे हैं आप देख रहे होंगे कि इस x वाले को a के साथ ले रहे हैं, इसका एक्स वाई है, तो हम इसके एक्स वाई का कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे हैं कि x प्लस वाई, हम इसका x ले रहे हैं a, इसका x ले रहे हैं b और इसका x ले रहे हैं 3C। x के कोफिशिएंट हो गए, x में ऑलरेडी 1 टर्म्स था और ये 1 टाइम्स था, ये 3 टाइम्स x था। उसके बाद हम उसमें और मल्टीप्लाई कर दिए c से, इसमें b से, इसमें a से, तो ए x हमारा हो गया a टाइम्स ये वाला x, ये भी x पार्ट है, ये भी x पार्ट है, ये भी x पार्ट है। तो x का हो गया a x b x और ये हो गया 3C टाइम्स, और फिर ये y का पार्ट है a 2b एंड 4C, और इसको हम जीरो इक्वेट कर रहे हैं। तो आपके मन में डाउट हो सकता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जब x एंड y का इक्वेशन बनता था तो एक इक्वेशन तो यहीं से बन जाता है x प्लस वाई, दूसरा इक्वेशन यहाँ से बन जाता है x प्लस 2y, और तीसरा इक्वेशन थर्ड वाला बन जाएगा 3x प्लस 4y। तो ऐसा ना करके हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर x के सारे टर्म लेंगे, ये आप समझिए, ये सारे टर्म्स x के हैं, दोनों तीनों इक्वेशन के x वाले टर्म हैं, ये तीनों इक्वेशन के y वाले टर्म। तो इस तरह के मैट्रिक्स बनाने का, इस जो भी मैट्रिक्स हम फॉर्म में भी बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाने का, इक्वेशन बनाने का मतलब ये है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि तीनों वेक्टर्स के x को टोटल मिला के 0 होना चाहिए, तीनों वेक्टर के y का टोटल मिल के 0 होना चाहिए। अगर हम ऐसा इक्वल टू 0 एक वेक्टर का और दूसरा और तीसरा वेक्टर का 0 करते हैं, तो ये एक वेक्टर के 0 होने की टेंडेंसी बताएगा, ये दूसरे वेक्टर के 0 होने की टेंडेंसी बताएगा, तीसरे के 0 होने की टेंडेंसी बताएगा। हमें ये नहीं चेक करना, हमें डिपेंडेंसी चेक करने के लिए तीनों का कंक्लूड x 0 होना चाहिए, तीनों का कंक्लूड y 0 होना चाहिए। तो जहां भी डिपेंडेंसी की बात आएगी तो हम x टर्म्स y टर्म्स z होगा तो z का अलग से लिख करके उस तरह की मैट्रिक्स बनाएंगे और उस तरह की इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में अभी क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आगे कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये एक्स वाई जेड नहीं है, ये तीनों एक्स के टर्म्स हैं, ये वाई के टर्म्स हैं, और जेड हैगा तो जेड के टर्म्स होंगे। तो हमें तीनों का कॉम्बिनेशन रिजल्ट चाहिए, इसलिए हम तीनों का एक्स और वाई और जेड का अलग अलग इक्वेशन बना करके फिर हम उससे सॉल्व कर रहे हैं, उसका डिटर्मिनेंट मिल निकालेंगे, उसका मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ये चीज़ को थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा आप। ओके 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 ओके। तो फाइनली जो इस तरह का ए एक्स इज इक्वल टू बी करके जो ये मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में हम बनाएंगे एक्स इज इक्वल टू बी और बी हमारा हो जाएगा 0, तो हम ए के साथ इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कह लीजिए या फिर गॉसियन एलिमिनेशन लगा करके हम इसको चेक कर सकते हैं कि अगर इसका ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है, ऑल 0 आ रहा है, देन वो ऑल 0 का मतलब हो गया कि इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, एंड मेनी सोल्यूशन का मतलब होगा कि डिपेंडेंट वेक्टर होंगे। और आप कंफ्यूजन मत होना, डिपेंडेंट वेक्टर और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें भी आप कंफ्यूजन हो सकते हो। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेक्टर और इंडिपेंडेंट वेक्टर, जो ये मैट्रिक्स होता था, सपोजेट मैं यहाँ पे बता दूं, ये है 1 0 0, ये आ गया आपका 0 1 0 और ये 0 0 0 आ गया। तो वहाँ पर आपका जो होता था एक्स वाई जेड, तो आप जेड को जो बोलते थे कि ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वेरिएबल होता था और ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहते थे। और अभी हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ वेक्टर के टर्म में क्या हो जाएगा, ये जो होगा वेक्टर के टर्म में हो जाएगा, ये जो तीनों वेक्टर होंगे वो आपस में मिल करके वो हो जाएंगे डिपेंडेंट वेक्टर हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है आप देखोगे तो।
डिटर्मिनेंट एक रो जीरो होने से तो ये हो गए डिपेंडेंट वेक्टर। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो रहा है फिर वो होंगे इंडिपेंडेंट वेक्टर। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप समझोगे और एक्टिविटी क्वेश्चन जो करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके 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 क्वेश्चंस हैं सारे, ये क्वेश्चंस आप देख लेना, अच्छे से समझ लेना, एक्सप्लेन कर लेना। मैं जो सर वो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन करूँगा उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आ जाता है स्पैनिंग सेट। अब यहाँ पर थ्योरी पार्ट खत्म हो जाती है। ये तीनों लेक्चर्स हैं 3.3, 3.4 एंड 3.5। इसमें यही डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी के बारे में बताया गया है और मैंने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी के बारे में। उसको एक बार सम अप कर देता हूँ। पहला ये था कि जो भी साइज है हमारा आर का, अगर उस साइज से बड़ा हो रहा है वेक्टर, उस साइज से मैक्सिमम नंबर ऑफ, ऐसे लिखता हूँ, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर जो होंगे वो एन होंगे। एन से ज़्यादा होने पर वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। तीसरा मैंने बताया था कि इफ जीरो वेक्टर इन द सेट, जीरो वेक्टर इन सेट, मैं बहुत गंदा लिखता हूँ, सॉरी फॉर दैट, जीरो वेक्टर इन सेट वो हो जाएगा डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। तो यही चीज़ें होती हैं। और फॉर इंडिपेंडेंट, फॉर इंडिपेंडेंट वेक्टर only trivial solution is there, only trivial solution is there, trivial solution means all zero, all variables should be zero, then वो होगा इंडिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट का मतलब एटलीस्ट वन नॉन जीरो, एटलीस्ट वन नॉन जीरो, एटलीस्ट वन नॉन जीरो कोफिशिएंट मिलके अगर जीरो बना रहा है तो वो होगा डिपेंडेंट। इसके आगे ये जो है कुछ अलग शुरू हो रहा है, स्पैनिंग सेट शुरू हो रहा है, ये अगला चैप्टर चला गया। तो थ्योरी पार्ट यहीं तक था। अब मैं जो एक्टिविटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लाऊंगा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा हर पॉइंट को, तो उससे आपका और भी ज़्यादा इस टॉपिक पे जो है क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।